नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग रेलवे विज्ञान में फिजिक्स का चैप्टर वाइज वन लाइनर और उस पर आधारित न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से। और आज का चैप्टर है सबसे प्रमुख चैप्टर फिजिक्स का, विद्युत धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र। इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिए। और इस पर आधारित 50 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी लेकर आए इस वीडियो के आखिरी में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले परमाणु के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? परमाणु के बारे में जानते हैं। किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो प्रकृति में स्वतंत्र विद्यमान नहीं रह सकता है, परमाणु कहलाता है। किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो प्रकृति में स्वतंत्र विद्यमान नहीं रह सकता है, कहलाता है परमाणु। परमाणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु जो है किससे मिलकर बना होता है? तो प्रकृति के मूल कण कौन कौन है? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो अधिकांश धातुओं के अंतिम कोश में केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अधिकांश धातुओं के अंतिम कोश में केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर कोई ठोस धातु के तार है, उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है? तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसके कारण हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो आयनों के कारण होता है। क्या है? आयनों के कारण। अगर इलेक्ट्रोलाइट है उसमें धारा का प्रवाह किसके कारण? आयनों के कारण आता है। विद्युत आवेश के बारे में देख लेते हैं। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? तो प्लस में होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम होता है। 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम होता है। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो वो आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन जो है वो आवेशहीन। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस में 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम होता है। यानी प्रोटॉन और जो है इलेक्ट्रॉन का मान जो है आवेश सेम होता है, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव में होता है और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो निगेटिव में होता है। और एक कूलाम बराबर जो होता है वो 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक कूलाम बराबर 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आवेशित होती है, कहलाती है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आवेशित होती है, कहलाती है आवेश। क्या है? आवेश। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलाम पर एम्पियर सेकेंड। कूलाम पर एम्पियर सेकेंड होता है। आवेश के लिए प्लस और माइनस शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। आवेश के लिए प्लस आवेश और माइनस आवेश शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। अब कूलाम का नियम क्या है? तो यदि दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से दूरी पर है तो उनके बीच लगने वाला विद्युत आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी का वर्ग कहा जाता है। ये कहा जाता है कूलाम का नियम। क्या है? कूलाम का नियम। चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को कूलाम के नियम के माध्यम से भी निर्धारित किया जाता है। चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को भी कूलाम के नियम के माध्यम से भी निर्धारित किया जा सकता है। अब आइए विभवांतर के बारे में जान लेते हैं। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभाजनों में कुछ अंतर आ जाता है, जिसे कहते हैं विभवांतर कहते हैं, वोल्टेज डिफरेंस कहते हैं। किसी इकाई आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभवांतर कहलाता है। विभवांतर यानी V बराबर W/Q। इसकी इकाई जूल पर कूलम होगा या वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट होगा। इलेक्ट्रॉन्स तभी गति करते हैं जब विद्युत दाब में अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तभी गति करते हैं जब विद्युत दाब में अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन्स की इस गति को विभवांतर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स की इस गति को क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। विद्युत विभवांतर का एसआई इकाई होता है। विद्युत विभवांतर का एसआई इकाई होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। किसी विद्युत धारावाही चालक में दो बिंदुओं के बीच एक वोल्ट विभवांतर कैसे उत्पन्न होता है? किसी विद्युत धारावाही चालक में दो बिंदुओं के बीच एक वोल्ट विभवांतर कैसे उत्पन्न होता है? तो जब एक कूलम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है। यानी यहाँ पर प्रश्न को अच्छे से
समझिए, कह रहा है कि किसी विद्युत धारा चालक में दो बिंदुओं के बीच वोल्ट, अगर यहाँ पर एक जो है बिंदु है यहाँ पे और एक यहाँ है, अगर इस पे 1 कूलम का क्या है चार्ज है, 1 कूलम आवेश का चार्ज है, बिंदु दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यहाँ तक ले जाने में 1 जूल का जो कार्य किया जाता है वही हमारा क्या है वोल्ट है, क्या है वोल्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V बराबर होगा किया गया कार्य W बटा आवेश Q हो जाएगा, क्या है Q हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर V बराबर किया गया कार्य W बटा आवेश Q हो जाएगा। विद्युत परिपथ में विभवांतर कैसे प्रदान किया जाता है? विद्युत परिपथ में विभवांतर कैसे प्रदान किया जाता है? तो बैटरी द्वारा। और विभवांतर को किस उपकरण के माध्यम से मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर के माध्यम से। किसे? वोल्ट मीटर के माध्यम से। वोल्ट मीटर उन बिंदुओं पर धारावाही चालक से कैसे जुड़ा होता है जिनके बीच विभवांतर मापा जाता है? वोल्ट मीटर उन बिंदुओं पर धारावाही चालक से कैसे जुड़ा होता है जिनके बीच विभवांतर मापा जाता है? तो समानांतर क्रम में। क्या है? समानांतर क्रम में। अब आइए विद्युत क्षेत्र के बारे में जानते हैं। किसी आवेश या आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर विद्युत बल का अनुभव करता है क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र हो। क्या है? विद्युत क्षेत्र। अगर मान लिया कि इस पर एक पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो ये सब जो है वो क्या है? वो विद्युत क्षेत्र है। क्या है? विद्युत क्षेत्र है। किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को दर्शाने वाली जो बल रेखाएं कहलाती है विद्युत बल रेखाएं। जो यहाँ पर रेखाएं दर्शाए जा रहे हैं ये सब क्या है? वो विद्युत बल रेखाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत बल रेखाएं कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर समाप्त होती है? तो ये धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश पे समाप्त होती है। ध्यान दीजिएगा कि जो भी है वो धनात्मक से निकलेगा और ऋणात्मक पे जो है वो समाप्त हो जाएगा। क्या है? ऋणात्मक पर जो समाप्त हो जाएगा, यानी ऋणात्मक की ओर सब जो है अंदर जाएगा और धनात्मक से जो है वो बाहर निकलेगा। तो धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश पर जो है वो समाप्त होती है। विद्युत परिपथ की बात करते हैं तो जिसमें धनात्मक आवेशों का, जिसमें जो है धनात्मक आवेशों का प्रवाह माना जाता है, धनात्मक आवेशों के प्रवाह की दिशा को उसकी दिशा माना गया है, वो है विद्युत परिपथ। क्या है? विद्युत परिपथ। जिसमें धनात्मक आवेशों का प्रवाह माना गया तथा धनात्मक आवेशों के प्रवाह की दिशा को उसकी दिशा माना गया है, विद्युत परिपथ कहलाता है। जिसमें विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है, जो ऋणात्मक आवेश होते हैं, वो है विद्युत परिपथ। विद्युत धारा के बारे में जान लेते हैं। इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर भी कहते हैं, विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर भी कहते हैं विद्युत धारा। किसी तत्व या पदार्थ के माध्यम से मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कहा जाता है क्या है? विद्युत धारा कहा जाता है। किसी तत्व या पदार्थों के माध्यम से मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कहा जाता है विद्युत धारा कहा जाता है। अब इस फिगर को गौर से देखिए, इससे साफ साफ जो है वो पता चलेगा कि अगर ये पॉजिटिव है तो अगर विद्युत धारा पॉजिटिव से इस बल्ब की ओर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इसके विपरीत आएगा। क्या है? विपरीत। यानी जिधर जो है यहाँ पर विद्युत धारा है का डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है इसके अपोजिट होगा। विद्युत धारा की दिशा के अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन की दिशा। किसे एक विद्युत परिपथ में प्रति यूनिट समय में एक कंडक्टर काट अनुप्रस्थ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की शुरू मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है, तो वो है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। किसे एक विद्युत परिपथ में प्रति यूनिट समय में एक कंडक्टर के काट अनुप्रस्थ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की शुरू की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है, वो है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। 6 गुना 10 के पावर जो है 18 इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश किसके बराबर है? 6 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश जो है किसके बराबर है? तो वो है 1 कूलम्ब के। क्या है? 1 कूलम्ब के। यदि एक बिंदु से 1 सेकेंड में 6.28 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो विद्युत धारा का मान जो है 1 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। 1 एम्पियर का मान क्या है? तो 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश का प्रवाह, 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश का प्रवाह 1 एम्पियर के मान के बराबर होगा, अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड हो जाएगा।
धारा की छोटी मात्रा को किसमें व्यक्त किया जाता है? धारा की छोटी मात्रा को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो मिली एम्पियर में। 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, या माइक्रो एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर हो जाएगा। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को कौन सा उपकरण मापता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को कौन सा उपकरण मापता है? तो वो है एमीटर मापता है। विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर को विद्युत परिपथ से कैसे जोड़ा जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रृंखला संयोजन में जोड़ा जाता है। अगर मान लिया कि यहाँ से कोई जो है वायर से गुजर रहा है और इसमें हमें क्या है, विद्युत धारा I मापना है, तो हमें एम्पियर कहाँ लगाना होगा? इसी में सीरीज में लगाना होगा 1 एम्पियर यानी एमीटर, और ये इधर से गुजरेगा। तो यही जो हमारा है वो क्या है? एमीटर है। क्या है? एमीटर है, जो श्रृंखला संयोजन में लगेगा। चलिए अगले वन लाइनर पे चलते हैं। विद्युत धारा की गति किसके समान होती है? विद्युत धारा की गति किसके समान होती है? तो वो प्रकाश की गति के समान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। विद्युत धारा एक क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है विद्युत धारा। विद्युत धारा सदैव कैसे परिपथ में प्रवाहित होती है? तो बंद परिपथ में। क्या है? बंद परिपथ में ही जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या है? बंद परिपथ में ही। विद्युत धारा सदैव चुनती है न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग। जहाँ पर प्रतिरोध न्यूनतम होगा विद्युत धारा वही परिपथ को चुनता है, न्यूनतम परिपथ का मार्ग चुनता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हमेशा जो होता है वो नकारात्मक सिरे से सकारात्मक सिरे की ओर होता है। क्या है? नकारात्मक सिरे से सकारात्मक सिरे की ओर। देख सकते हैं यहाँ जो बैटरी में है वो क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को दिशा जा रहा है, यानी नकारात्मक से निकल रहा है, निगेटिव से निकल रहा है, और सकारात्मक यहाँ पॉजिटिव में आ रहा है। तो नकारात्मक सिरों से क्या होता है? सकारात्मक सिरे की ओर होता है। अब आइए ओम्स के नियम जानते हैं। किसी विद्युत परिपथ में दिए गए धातु के तार के सिरों के बीच विभवांतर भी उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के सीधे अनुपातिक होता है, बशर्ते उसका तापमान समान रहे। इसे कहते हैं ओम का नियम। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओम का नियम। यानी V ∝ I, यानी V/I जो है वो स्थिरांक के बराबर है, जो किसके बराबर है? R के बराबर। और जो फाइनली हमारा बन के आ गया वो V = I/R, यानी V बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? IR हो जाएगा। सॉरी, V = I/R नहीं होगा, V = IR होगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। V बराबर जो हो जाएगा IR, ये जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला निकल के आता है ओम के नियम से। तो दिए गए धातु के तार के लिए R एक स्थिरांक है। R जो है वो क्या है? रेसिस्टेंस है। क्या है? रेसिस्टेंस है। यदि कह रहा है कि यदि सभी स्थितियां स्थिर रहती है तो किसी चालक में वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। प्रवाहित धारा के जो है समानुपाती होता है, और ये ओम का नियम कहलाता है। ओम का नियम किसको छोड़कर सभी जगह लागू होता है? तो वो अर्धचालकों में। अर्धचालकों में छोड़कर सभी जगह लागू होता है ओम का नियम। नेक्स्ट देखते हैं, किसी धातु के तार में प्रवाहित धारा और उसके सिरों पर विभवांतर के बीच संबंध किस नियम से पता लगाया जाता है? तो ओम के नियम से। किस नियम से? ओम के नियम से। अब जानते हैं प्रतिरोध के बारे में, यानी आर के बारे में, रेसिस्टेंस के बारे में जानते हैं। पदार्थों का वह प्राकृतिक गुण जिसके कारण वे अपने माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है कहलाता है प्रतिरोध। यानी विद्युत धारा अगर गुजर रहा है तो उसे अवरोध पैदा करता है, रोकता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या है? प्रतिरोध, यानी आर से उसे डिनोट करते हैं। आर किसी तापमान पर दिए गए धातु के तार के लिए ओम के नियम में एक स्थिरांक है और इसे प्रतिरोध कहा जाता है। V/I एक स्थिरांक है जिसे कहा जाता है क्या है? प्रतिरोध कहा जाता है। किसी चालक का उसके माध्यम से आवेशों के प्रवाह को रोकने का गुण कहलाता है प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का SI इकाई क्या है? ओम है। SI इकाई जो होता है वो ओम होता है। वोल्टेज स्रोत को बिना बदले विद्युत धारा को विनियमित करने के लिए किस प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? तो परिवर्तनीय प्रतिरोध के। क्या है? परिवर्तनीय प्रतिरोध का। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए प्रायः किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो रियोस्टेट का। क्या है? रियोस्टेट का प्रयोग किया जाता है परिपथ को बदलने के लिए। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए
रियोस्टेट को क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है कि कितना उस पथ पे प्रतिरोध लगाना है। अगर रियोस्टेट है तो उसे घुमाने वाला एक जो है वो आइटम होता है, इससे आप घुमाइएगा तो जितना आपको प्रतिरोध देना है उस परिपथ में उतना पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगला है, कुछ अधिक प्रतिरोध वाले चालकों को क्या कहा जाता है, अवरोधक कहा जाता है, अवरोधक कहा जाता है। यदि कोई विद्युत स्रोत प्रतिरोध R के प्रतिरोधक में धारा I को बनाए रखता है और यदि V प्रतिरोधक के बीच विभवांतर है तो समय t में प्रतिरोधक में नष्ट हुई विद्युत ऊर्जा इस प्रकार दी जाती है। तो E बराबर VIT, क्या है, E बराबर VIT। ओम के नियम के अनुसार चालक का प्रतिरोध निम्न पर निर्भर करता है, लंबाई पर, काट अनुप्रस्थ क्षेत्र पर और पदार्थ के प्रकृति पर। ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है किस पे, लंबाई पे, ए पे और पदार्थ के प्रकृति में। यानी R बराबर फार्मूला होता है ρl बाई ए होता है, क्या होता है, ρl बाई ए होता है। अगला है, किसी चालक के प्रतिरोध पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, किसी चालक के प्रतिरोध पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो तापमान बढ़ने से प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है। विभिन्न धातुओं के तारों का प्रतिरोध भी विभिन्न होता है। प्रतिरोध बढ़ता है जैसे जैसे प्रवाहकीय तार की लंबाई L जो है वो बढ़ती है। जैसे जैसे काट अनुप्रस्थ क्षेत्र A घटता है, कंडक्टर का प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है। यहाँ देखिए, अगर A घट रहा है तो R जो है निश्चित ही बढ़ेगा। नेक्स्ट है, यदि किसी चालक के तार की लंबाई x गुना बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध जो है वो x गुना हो जाएगा, क्या है, क्योंकि R प्रोपोर्शनल टू L है फार्मूला से। यदि किसी चालक के तार का x गुना खींचा जाए तो प्रतिरोध x² गुना हो जाएगा। तार के खींचे जाने पर उसकी लंबाई और क्षेत्र जो है वो दोनों जो है वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा x² गुना हो जाएगा। अब प्रतिरोधों को समूहन के बारे में जान लेते हैं। प्रतिरोध के किस संयोजन में धारा समान होती है और वोल्टेज जो है वो क्या होता है, भिन्न होता है, वोल्टेज जो है वो भिन्न होता है, तो वो है श्रृंखला संयोजन। यानी ये कह रहा है किसके बारे में, सीरीज कम्बिनेशन के बारे में। क्या है, सीरीज में क्या होता है कि वोल्टेज भिन्न होता है, धारा समान होता है। प्रतिरोध के किस संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध सबसे कम होता है, तो वो है श्रृंखला में। क्या है, श्रृंखला में। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि ये श्रृंखला का किया हुआ है। यहाँ पर R1 है, ये R2 है, ये R3 है। यहाँ से भी I जा रहा है, यहाँ से भी I गुजरेगा, यहाँ से। यहाँ पर देख लीजिए कि I जो है समान है, धारा समान है। अब वोल्टेज डिफरेंस तो R डिफरेंस है तो I भी R डिफरेंस तो V भी डिफरेंस होगा, R2 डिफरेंस है तो V2 डिफरेंस होगा, R3 है तो V2, यानी वोल्टेज भिन्न होगा। क्योंकि V1 बराबर जो होगा I R1 होगा, V2 बराबर होगा I R2, V3 बराबर जो होगा I R3 होगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिरोध के किस संयोजन से, प्रतिरोध के जो है वो किस संयोजन में वोल्टेज समान और विद्युत धारा जो है भिन्न होता है, तो वो है समानांतर संयोजन में। समानांतर संयोजन में यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। घर के उपकरणों का जो है वो को प्रतिरोध के किस संयोजन में जोड़ा जाता है, जहां वोल्टेज समान होता है, तो वो है समानांतर संयोजन में। घर के उपकरण को समानांतर संयोजन में क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो है वहां पर वोल्टेज हमें समान रखना है सभी इक्विपमेंट में। तो यहाँ जो है देख सकते हैं फिगर में, ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है R1 R2 R3। यहाँ I जो है गया करंट वो 3 भाग में डिवाइड हो गया, एक I1 एक I2 और एक I3, जो R1 R2 R3 गया। लेकिन यहाँ से जो यहाँ वोल्टेज है वो सबका समान होगा, यानी I1 R1 बराबर होगा I2 R2 बराबर हो जाएगा I3 R3 हो जाएगा। यानी इसमें तीनों जो है वो वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। क्या है, वोल्टेज जो है वो सेम होगा, V के बराबर होगा। अब आइए देखते हैं विद्युत प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में, जिसे रो से अनुपातिक, क्या है, रो से अनुपातिकता का एक स्थिरांक है जिसे कहा जाता है कंडक्टर के सामग्री की विद्युत प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता की SI इकाई है, प्रतिरोधकता की SI इकाई है वो है ओम मीटर। क्या है, ओम मीटर है। पदार्थ का एक विशिष्ट गुण क्या है, पदार्थ का एक विशिष्ट गुण क्या है, पदार्थ की प्रतिरोधकता है। किसी सामग्री का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों कैसे भिन्न होती है, किसी सामग्री का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों कैसे भिन्न होती है, तो तापमान बढ़ाने पर दोनों क्या है, बढ़ते हैं। तापमान बढ़ाने पर दोनों जो है
वो बढ़ते हैं। चांदी की प्रतिरोधकता कितनी है? चांदी की प्रतिरोधकता कितनी है? तो 1.60 गुना 10 के पावर -8 जो है वो मीटर, 1.60 गुना 10 के पावर -8 वो मीटर है। सूखे कागज़ की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो 10 के पावर 12 ओम मीटर, 10 के पावर जो है वो 12 ओम मीटर। ये दोनों जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आइए देखते हैं चालकता के बारे में। वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को सुगम बनाता है, वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को सुगम बनाता है चालकता कहते हैं, जिसे G से डिनोट किया जाता है। चालकता की SI इकाई है सीमेंस पर मीटर, यानी S पर मीटर। किसी पदार्थ की चालकता चालक की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, चालक की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि किसी पदार्थ की चालकता कम हो जाती है तो चालक की प्रतिरोधकता जो है वो बढ़ जाएगी। किसी पदार्थ की चालकता कम हो जाती है तो चालक की प्रतिरोधकता जो है वो बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि के साथ क्या होगा? चालकता का मान घटता है। तापमान में वृद्धि के साथ चालकता का मान घटता है। 10 के पावर -8 जो है वो मीटर से 10 के पावर -6 ओम मीटर की सीमा में धातुओं और मिश्र धातुओं में बहुत कम प्रतिरोधकता होती है, क्योंकि ये बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं। रबर और ग्लास जैसे इंसुलेटर की प्रतिरोधकता सीमा क्या है? तो 10 के पावर 12 से लेकर 10 के पावर 17 ओम मीटर के क्रम में है। वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने माध्यम से प्रवाहित होने देते हैं तो वह विद्युत के सुचालक कहलाते हैं, सोना, तांबा, चांदी आदि। वे सामग्रियां जो विद्युत धारा को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती है अचालक कहलाती है। कि अचालक, जैसे प्लास्टिक, अभ्रक, लकड़ी आदि। किसका उपयोग स्विच, विद्युत प्लग और सॉकेट में किया जाता है? तो वह है चालक का। रबर और प्लास्टिक का उपयोग बिजली के तारों, स्विचों और बिजली के उपकरणों के अन्य हिस्सों को ढकने के लिए किया जाता है। अब आते हैं द्विष्ट धारा या प्रत्यावर्ती एवं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, यानी यहाँ पर किसके बारे में है? DC एंड AC के बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं। AC विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा मान स्थिर होता है कहलाती है दिष्ट धारा, यानी DC धारा, जिसमें दिशा का मान स्थिर रहता है। जैसे सेल, बैटरी, जनरेटर से कौन सा करंट प्राप्त होता है? तो वह है दिष्ट धारा, यानी DC। द्विष्ट धारा का उपयोग है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, आर्क वेल्डिंग में, बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि के संचालन में जो है वो क्या चीज़ का है? DC का उपयोग किया जाता है। वह विद्युत धारा जिसमें धारा का मान और दिशा एक स्थिर दर से बदलती रहती है कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा, AC कहलाता है। यह करंट जो है इससे प्राप्त होता है? तो अल्टरनेटर से, यानी AC जनरेटर से प्राप्त होता है। प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग है घरेलू अनुप्रयोग में, औद्योगिक क्षेत्र में, ट्रांसफार्मर में, प्रकाश, गर्मी, शीतलन, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने वाले उपकरण संचालित किए जाते हैं AC से। विद्युत शक्ति के बारे में जान लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा का क्षय या उपभोग होता है उसे कहते हैं विद्युत शक्ति। क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का SI जो मात्रक होता है वो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। विद्युत धारा के संदर्भ में विद्युत शक्ति क्या है? तो एक उपकरण द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति जो 1 वोल्ट के विभवांतर पर संचालित होने पर 1 एम्पीयर धारा जो है वो प्रवाहित करती है। विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है? विद्युत शक्ति P बराबर होता है VI, और एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है। विद्युत की औद्योगिक इकाई है अश्व शक्ति, यानी HP है। जनरेटर या मोटर की शक्ति को व्यक्त किया जाता है अश्व शक्ति से। क्या है? अश्व शक्ति से, HP से। उच्च क्षमता वाले जनरेटर या ट्रांसफर की शक्ति को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। क्या है? किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। किलोवाट घंटा एक इकाई है विद्युत ऊर्जा का, जिसे एक इकाई कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा का व्यय होता है किलोवाट घंटे या इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। वास्तविक व्यवहार में हम विद्युत शक्ति की एक बहुत बड़ी इकाई का उपयोग करते हैं जिसे किलोवाट कहा जाता है। वास्तविक व्यवहार में हम विद्युत शक्ति की एक बहुत बड़ी इकाई का उपयोग करते हैं जिसे किलोवाट कहा जाता है। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। घरों में जो है व्यय विद्युत ऊर्जा की माप की इकाई क्या होती है? तो किलोवाट घंटा, यानी यूनिट में होता है। किलोवाट घंटा या जिसे यूनिट कहते हैं।
व्यय विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा जो है वो कुल शक्ति गुना कुल समय बटा 1000 कर दीजिए तो किलोवाट घंटा में आ जाएगा, किलोवाट आवर में आ जाएगा। तो व्यय विद्युत ऊर्जा वोल्ट गुना एम्पियर गुना घंटे बटा 1000 हो जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर आगे कई प्रश्न हम लोग देखेंगे एमसीक्यू के रूप में। नेक्स्ट है एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संग्रहित करता है, यह 2 सिरों वाला एक निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटक है, संधारित्र कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के लिए एक स्विच या गेट के रूप में कार्य करता है, वो है ट्रांजिस्टर। क्या है? ट्रांजिस्टर। इलेक्ट्रॉनिक गेट को प्रति सेकंड कई बार खोलता और बंद करता है, यह सुनिश्चित करता है कि यदि करंट प्रवाहित हो रहा है तो सर्किट चालू है और यदि करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है इसे बंद कर दिया जाता है, वो है ट्रांजिस्टर। क्या है? ट्रांजिस्टर। जो धारा को एक दिशा में आसानी से प्रवाहित करने की अनुमति देता है लेकिन धारा को विपरीत दिशा में बहने से गंभीर रूप से रोकता है, वो है डायोड। क्या है? डायोड। डायोड का जो है आप देख सकते हैं इस तरह के क्या है डिनोशन किया जाता है। डायोड जो होता है इस तरह का क्या है, इस तरह का इमेज फॉर्म में रहता है, जिसे रेक्टिफायर के रूप में, जिसे जो है वो रेक्टिफायर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह प्रतिवर्ती धारा एसी को स्पंदित दिष्ट धारा में बदलते हैं। क्या है? वो है डायोड। डायोड है रेक्टिफायर में डायोड का यूज होता है जो एसी को डीसी में बदलता है। अब आइए जानते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। जब अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन में घुले पदार्थ अपने घटकों में विभाजित हो जाते हैं, इसे कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अगला है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव की खोज की थी माइकल फैराडे ने। क्या है? माइकल फैराडे ने। ऐसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके कहलाता है परावैद्युत विलयन। परावैद्युत विलयन कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइट में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो आयनों के द्वारा, धनायनों और आयनों के कारण इलेक्ट्रोलाइट में धारा का प्रवाह होता है। जिस बर्तन में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जिस बर्तन में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। घोल जो विद्युत का सुचालक है, घोल जो विद्युत का सुचालक है, जलीय H2SO4, जलीय HNO3, जलीय H2SO4 और जलीय HNO3। घोल जो विद्युत का कुचालक है, शुद्ध H2O, C2H5OH, हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। बिजली के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जेडन परत का लेपन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसमें जेडन परत का लेपन लगा हो उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। धातु निष्कर्षण, विद्युत मुद्रण। बिजली के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु निष्कर्षण और विद्युत मुद्रण। बात करते हैं ट्रांसफार्मर के। कौन सा एक स्थिर उपकरण है जो वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर या उच्च स्तर से निम्न स्तर में परिवर्तित करता है? तो वो है ट्रांसफर। स्टेप अप ट्रांसफर है, कम एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलते हैं। यानी जैसे ही अगर बात किया जाए स्टेप अप के, क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर के, तो उसमें क्या होता है कम जो है एसी वोल्टेज को क्या करते हैं ज़्यादा एसी वोल्टेज में बदलते हैं। क्या है? एसी वोल्टेज में बदलते हैं। अगर इधर 110 है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, स्टेप अप लगा हुआ है, ये 110 वोल्ट है, तो इधर जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा 220 वोल्ट। ये एक अंदाजे दिए हैं कि अगर 220 निकल रहा है और इस तरह है तो ये जो होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। और अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा स्टेप डाउन है। अगर V1 है और इधर निकल रहा है V2, यहाँ से V1, तो यहाँ जो हो जाएगा V1 ग्रेटर देन V2। तो ये जो है वो क्या है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्या है? स्टेप डाउन। उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है। विद्युत सेल या विद्युत बैटरी जो है किसे कहते हैं? तो विद्युत परिपथ में विभवांतर किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो विद्युत बैटरी द्वारा। विद्युत परिपथ में विभवांतर किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो विद्युत बैटरी के द्वारा। बैटरी में कितने विद्युत सेल होते हैं? 2 या 2 से अधिक होते हैं। किसी विद्युत सेल के सिरों के बीच विद्युत परिपथ में विभवांतर कैसे उत्पन्न होता है? तो विद्युत सेल के भीतर रासायनिक क्रिया द्वारा। चालक में आवेश कैसे गति करता है और विद्युत धारा उत्पन्न करता है? तो विद्युत सेल के सिरों के बीच विभवांतर से। विद्युत सेल द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा किस प्रकार बनी रहती है? तो ये बनी रहती है विद्युत सेल में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा के रूप में। यानी जो है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में
कन्वर्ट करता है विद्युत सेल। वह बल जो किसी चालक पदार्थ के माध्यम से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करता है कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव बल। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमोटिव बल, ईएमएफ कहलाता है। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव बल, ईएमएफ कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो सेल से, बैटरी से, जनरेटर से प्राप्त किया जा सकता है। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव ईएमएफ की इकाई जो होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अब आइए जानते हैं विद्युत धारा का जो है वो तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का जो है वो तापीय प्रभाव के बारे में जानते हैं। तो जब एक परिपथ पूरी तरह से प्रतिरोधी होता है, प्रतिरोधकताओं का विन्यास केवल बैटरी से जुड़ा होता है, तो उपकरण के तापमान को बढ़ाने के लिए स्रोत ऊर्जा का कुछ हिस्सा ऊष्मा के रूप में विस्तारित होता है। इस घटना को कहा जाता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा उसमें से गुजरने वाली धारा के वर्ग और चालक के प्रतिरोध के सीधे आनुपातिक होती है। यह नियम कहलाता है जूल का तापन का नियम। जूल का तापन का नियम। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा उसमें से गुजरने वाली धारा के वर्ग और चाल के प्रतिरोधक के सीधे आनुपातिक होता है। यह नियम जूल का तापन का नियम कहते हैं। और ये होता है H बराबर I स्क्वायर RT होता है। H बराबर I स्क्वायर RT हो जाएगा। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को जो है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को जूल का तापन नियम भी कहा जाता है। जूल के तापीय प्रभाव का सूत्र क्या है? H बराबर I स्क्वायर RT, जहाँ H उत्पन्न गर्मी, I कंडक्टर के माध्यम से बहने वाली धारा, R प्रतिरोध और T जो है वो समय होता है। क्या है? समय होता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किन उपकरणों में किया जाता है? तो विद्युत हीटर में, विद्युत इस्त्री में और विद्युत बल्ब में किया जाता है। विद्युत हीटर में जो है वो जो वायर यूज होता है वो किस चीज़ का बना हुआ रहता है? वो नाइक्रोम का रहता है। और विद्युत बल्ब में जो होता है वो टंगस्टन का रहता है। क्या है? टंगस्टन का रहता है। विद्युत इस्त्री में भी जो रहता है वो किसका रहता है? नाइक्रोम का रहता है। उच्च गलनांक, गलनांक बिंदु जो है वो क्या है? 3380 डिग्री सेल्सियस वाली एक मजबूत धातु कौन है जिसका उपयोग बल्ब तंतु बनाने के किया जाता है, यानी बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है? तो वो है टंगस्टन, W का। कौन सा एक सूक्ष्म उपकरण है जो विद्युत परिपथ में धारा के अति प्रवाह से सुरक्षा प्रदान करता है? तो वो है विद्युत फ्यूज। क्या है? विद्युत फ्यूज है। कौन सी सुरक्षा उपकरण किसी भी अनावश्यक उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को रोककर परिपथ और उपकरणों को सुरक्षा करता है? वो है विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज में एक धातु या मिश्र धातु से बना तार का एक टुकड़ा होता है। तब मिश्र धातु क्या कह रहा था? लेड प्लस टीन। क्या है? लेड प्लस टीन, Pb प्लस Sn। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज के गुण क्या है? कम गलनांक होना चाहिए, उच्च चालकता होना चाहिए, अधिक प्रतिरोध R और कम लागत होना चाहिए। विद्युत हीटर मिश्र धातु जो है नाइक्रोम Na प्लस Cr से बनी एक कुंडली का उपयोग किसके कारण किया जाता है? तो उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध के लिए। विद्युत हीटर मिश्र धातु जो है नाइक्रोम का यूज होता है। Na प्लस Cr से बनी एक कुंडली का उपयोग इसके कारण किया जाता है, तो उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध के कारण किया जाता है। टंगस्टन जो है जिसे W से डिनोट करते हैं, बने तंतु का गलनांक और प्रतिरोध उच्च होता है, लेकिन बहुत उच्च तापमान पर यह ऑक्सीकृत हो जाता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3380 डिग्री सेल्सियस। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो आर्गन भरी रहती है और नाइट्रोजन। आर्गन और नाइट्रोजन। वह क्या है जो तब होता है जब टूट फूट के कारण तारों का अचालकता बंद हो जाता है? तो वो है शॉर्ट सर्किट। क्या है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होने पर प्रतिरोध R और वोल्टेज V का मान क्या होता है? तो वो शून्य हो जाता है, जबकि विद्युत धारा का मान जो है वो बढ़ जाता है। क्या है? बढ़ जाता है। जब प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो विद्युत धारा का तो मान जो है वो बढ़ ही जाएगा। किसी परिपथ में विद्युत शक्ति का मान शून्य होता है खुला परिपथ में। अगर विद्युत शक्ति का मान शून्य होगा तो वो परिपथ खुला है। तब क्या होता है? जब कई उपकरण एक ही परिपथ में जुड़े होते हैं तो वो है ओवरलोड। बहुत सारा जो है मशीन आप लगा दिए, घर में वोल्टेज थोड़ा आ रहा है, तो वो जो हो रहा है वो ओवरलोड हो गया। कौन सा सुरक्षा उपकरण तारों के अत्यधिक गर्म होने के कारण विद्युत सर्किट का होने वाले नुकसान और संभावित आग को रोकता है? तो वो है विद्युत फ्यूज। वर्तमान में विद्युत फ्यूज के स्थान पर किसका उपयोग तेजी से किया जा रहा है? तो मिनिएचर सर्किट
कर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB। M से मिनिएचर, C से सर्किट और B से ब्रेकर। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। बिजली का एक हिस्सा गर्मी के उत्पादन में उपयोग किया जाता है और इसलिए बिजली बर्बाद होती है। बिजली का एक हिस्सा गर्मी के उत्पादन में उपयोग किया जाता है और इसलिए बिजली बर्बाद होती है। इलेक्ट्रिक ताप दीप्त बल्ब का। अगला है बिजली के बल्बों की तुलना में अधिक कुशल कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप है, यानी CFL है। क्या है? CFL है। ये अब तक का जो है सबसे कुशल है और इसलिए इनका उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो वह प्रकाश उत्सर्जक बल्ब। प्रकाश उत्सर्जक बल्ब LED, लाइट इमिटिंग डायोड। LED के फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स में देखते हैं एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर के बारे में। अगर चालकता की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा चालक है, फिर अर्धचालक है, फिर कुचालक है। अगर हम प्रतिरोध की बात करते हैं तो कुचालक का सबसे ज़्यादा, फिर अर्धचालक है, फिर चालक के होता है। तापमान जो है वो बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो है वो घटता है। क्या है? प्रतिरोध जो है वो घटता है तापमान बढ़ाने पर। ओम का नियम लागू होता है एल्युमिनियम पर, कॉपर पे और लोहा पर जैसे चालकों पर। AlCuFe जैसे चालकों को कहा जाता है ओमिक चालक। क्या है? ओमिक चालक कहा जाता है। ओम का नियम किन अर्धचालक उपकरणों पर लागू नहीं होता है? ओम का नियम किन अर्धचालक उपकरणों पर लागू नहीं होता? तो जैसे डायोड पे, ट्रायोड पे, वॉल्व पे, रेक्टिफायर पे, ये सब पे ओम का नियम जो है अर्धचालक उपकरणों पे लागू नहीं होता है। किसकी परमाणु संख्या क्रमशः 14 और 32 है? तो वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम के। सिलिकॉन का परमाणु संख्या जो है वो कितना है? तो वो है 14 है। कितना है? 14 है। और जर्मेनियम का जो है वो 32 है। किसका उपयोग मेमोरी चिप, सोलर प्लेट इत्यादि में किया जाता है? तो वो है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अर्धचालक जो है वो कैसे बंध बनाते हैं? अर्धचालक कैसे बंध बनाते हैं? तो सहसंयोजी जो है वो बंध बनाते हैं। शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग करने से अर्धचालक की चालकता जो है वो बढ़ जाती है। अशुद्ध अर्धचालक की चालकता शुद्ध अर्धचालक से अधिक होती है। अशुद्ध अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक N टाइप के, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। दूसरा P टाइप, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होल्स के कारण होता है। अब आइए जानते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में। एक प्रकार की भौतिक अंतःक्रिया जो विद्युत आवेशित कणों के बीच होती है। यह आवेशित कणों और सभी विद्युत और चुंबकीय बलों के संयोजन के बीच कार्य करता है। यह प्रतिकारक या आकर्षक हो सकता है। विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले किसी चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो जाता है। इसे कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले किसी चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो जाता है। इसे कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगर कोई वायर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसके चारों तरफ जो है एक चुंबकीय क्षेत्र जो है वो निर्मित हो जाता है। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, विद्युत घंटी, विद्युत पंखा और विद्युत मोटर। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वो है विद्युत मोटर। यानी मोटर में जो है वो हम विद्युत धारा देते हैं तो वो घूमने लगता है, जो कि यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। कौन सा विद्युत उपकरण फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है? तो विद्युत मोटर। मोटर जो है वो क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। चुंबकीय बल की दिशा को निम्न द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। तो वो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। चुंबकीय बल की अगर दिशा ज्ञात करना हो या विद्युत मोटर किस पे आधारित है, तो ये दोनों जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबता होता है। ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहता है। कह क्या रहा है कि अगर हम बाएं हाथ को एक दूसरे के 3 उंगल जो है अंगूठा, उसके बगल वाला तर्जनी और उसके बाद जो मिडिल फिंगर है, तीनों को एक दूसरे के 90 डिग्री पर यानी लंबता अगर रखते हैं तो क्या हमें मिलता है कि जो अंगूठा का दिशा है, यहाँ देखिए अंगूठा का यहाँ क्या हो रहा है, जो दिशा दिखा रहा है यह अंगूठा जो है इससे बल की दिशा मिलता है। और जो हमारा तर्जनी है, जो पहला अंगूठा का बगल वाला है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। और जो मिडिल फिंगर है वो धारा के दिशा की ओर दिखाता है। यानी बाएं हाथ को आप रखे रहिए और दाहिने हाथ को बीच वाला तर से रख के अगर आप घुमाते हैं तो हमारा जो दाहिने हाथ का अंगूठा भी होता है
वो बल की दिशा बताता है। ये बाएं हाथ के नियम जो है वो दाएं हाथ से भी चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा उपकरण जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत जनरेटर यानी डायनमो। अगर डायनमो को आप यांत्रिक देके घुमाइएगा, यांत्रिक ऊर्जा देके, तो उससे बिजली उत्पादन होने लगेगा, यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। किसी विद्युत उपकरण में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो वह है विद्युत जनरेटर यानी डायनेमो। किस उपकरण की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा AC को दिश धारा DC में बदला जाता है? तो वो है रेक्टिफायर से AC को आप DC में बदल सकते हैं। विद्युत जनरेटर यानी डायनेमो किस पर कार्य करता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ पे नियम। अब ये तो इससे पहले जो था, जो मोटर कार्य करता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ से, लेकिन डायनेमो यानी विद्युत जनरेटर कार्य करता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ से। जब हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगली को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं, तो अंगूठा उस दिशा को इंगित करता है जिसमें कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में घूम रहा है। तो यह है फ्लेमिंग के दायां हाथ का नियम। दाहिने हाथ को आप कौन से उंगली को? तो एक तो अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगली को एक दूसरे के जो क्या है लंबता रखेंगे, यानी 90 डिग्री पर रखेंगे। तो अंगूठा जो हमारा क्या है, अंगूठा जो आप है वो क्या दर्शा रहा है? अंगूठा दर्शा रहा है बल की दिशा। क्या है? बल की दिशा, जिसमें तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। क्या है? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा बल की दिशा को। तो ये जो हमारा है मध्यमा जो है वो धारा की दिशा को दर्शाता है। अगला है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो यह है जब किसी बंद कुंडल में चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन होता है तो इसमें एक प्रेरित EMF उत्पन्न होता है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ये प्रथम नियम है। प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF का मान चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ये द्वितीय नियम है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम जो है वो जब किसी बंद कुंडल में चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन होता है तो इसमें एक प्रेरित EMF उत्पन्न होता है, और EMF का मान चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम है। प्रेरित EMF यानी EMF की जो है दिशा किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो लेंज के नियम से। नकारात्मक संकेत दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF हमेशा चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन का विरोध करता है, जिसे लेंज कानून भी कहा जाता है। EMF E प्रोपोर्शनल टू जो होता है वो φ2 - φ1 बटा dt, यानी -NdΦ बटा dt, जहाँ E है प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF, φ2 - φ1 चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तथा अल्प समय, और dφ बराबर φ2 - φ1 तथा n चालकों की संख्या है। अगला है प्रेरित धारा एक तरह की है। प्रेरित धारा जो है वो एक तरह की प्रत्यावर्ती धारा है, यानी AC होती है प्रेरित धारा किस कारण उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण। किसी दी गई बंद सतह से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय प्रवाह कहलाती है। किसी दी गई बंद सतह से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय प्रवाह कहलाती है। समय के साथ चुंबकीय प्रवाह को बदलकर EMF या करंट के उत्पादन की प्रक्रिया फैराडे का जो है वो नियम है। चुंबक की अवधारणा की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा पिंड जो लोहे, निकल आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है कहलाता है क्या है? चुंबक। स्वतंत्र रूप से लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। तो कौन सा? वो चुंबक है। चुंबक को अगर स्वतंत्र रूप से लटका दीजिएगा तो ये जो हमेशा है वो किस दिशा में रहेगा? इसी दिशा में रहेगा। यानी ये जो साउथ पोल है उधर नॉर्थ दिखेगा, और इधर नॉर्थ है इधर साउथ दिखेगा। यानी चुंबक जो है सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। चुंबक की शक्ति होती है, चुंबक की जो है वो शक्ति होती है ध्रुवों पर सबसे अधिक तथा मध्य में जो है वो सबसे कम होता है। जो पदार्थ लोहे को आकर्षित कर सकते हैं उन्हें कहते हैं प्राकृतिक चुंबक। क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। पृथ्वी का चुंबक की बात करते हैं तो पृथ्वी के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष कहलाता है। चुंबक के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच कितना कोण होता है? तो वो है 17 डिग्री। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है।
भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच कितना कोण होता है? तो वो होता है 17 डिग्री। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का प्रभाव जो है वो महसूस किया जा सकता है कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की ऐसा इकाई होता है टेस्ला। क्या है? टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र की सीजीएस इकाई होता है गॉस। 1 टेस्ला बराबर 104 गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र की सीजीएस इकाई जो होता है वो गॉस होता है और 1 टेस्ला बराबर कितना होता है? 104 गॉस होता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर जो है क्या है चुंबक लिया गया है और चुंबक जो है एस और एन है, इसका पोल है और यहाँ से एन से निकल रहा है एस की ओर जा रहा है, यानी एन जो होता है वो पॉजिटिव और एस जो होता है निगेटिव। यहाँ से जो है पोल निकल रहा है, एन से निकल रहा है और एस में जो है वो जा रहा है। ये सब जो है ये चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय बल रेखाएं की अगर हम बात करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्यों होती है? तो उत्तर से दक्षिण क्या होती है? चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो उत्तर से दक्षिण। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा। चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो दक्षिण से उत्तर। क्या है? दक्षिण से उत्तर। तो ध्यान दीजिएगा इसके जो है बाहर हमारा ये जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो बाहर है वो क्या है एन से निकल रहा है, लेकिन अंदर जो होगा वो एस से जाएगा। क्या है? एस से जाएगा, तभी तो एस से जाएगा तब एन तक पहुँचेगा, फिर एन से निकलेगा एस तक आएगा। तो यहाँ बाहर जो निकलता है वो एन से और एस तक जाता है और अंदर जो है एस से निकलता है और एन तक जाता है, यानी जो हमारा सर्किट है एक तरह का वो पूरा करता है। अगला है चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबता तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा इकाई जो होता है वो वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स बराबर बी ए कोस थीटा। बी ए कोस थीटा, जहाँ बी चुंबकीय क्षेत्र, ए क्षेत्रफल, थीटा वह कोण जिस पर चुंबकीय रेखाएं दिए गए सतह से गुजरती है। क्या है? गुजरती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र में यदि परिपथ जो है वो क्या है? परिपथ बंद है तो यह एक संकेंद्रीय जो है वो वृत्त है। चुंबकीय क्षेत्र में यदि एक खुला परिपथ सर्किट है तब यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर रेखाएं देती है। परिनालिका के अंदर क्षेत्र रेखाएं सीधी रेखाओं के रूप में होती है जो बताती है कि सोलेनॉइड यानी परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकत्व जो है वो समान होते हैं। सोलेनॉइड के अंदर उत्पन्न मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो चुंबकीय सामग्री जैसे नरम लोहे के टुकड़ों को सोलेनॉइड परिनालिका के अंदर रखकर चुंबकीय बनाने के लिए किया जाता है। अगला है गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबता एक बल लगाया जाता है जिसे लॉरेंज बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉरेंज बल कहा जाता है। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबता एक बल लगाया जाता है जिसे लॉरेंज बल कहा जाता है। किसी पेंच के दाएं हाथ से घुमाया जाए तो पेंच की नोक विद्युत धारा की दिशा बताती है। उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू का नियम है। क्या है? मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू का नियम है। आप देख सकते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अदर फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड बता रहा है। जो यहाँ पर ये घूम रहा है, देख सकते हैं ये जो घूम रहा है वो बता रहा है अदर फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, और जो अंगूठा बता रहा है थंब पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी धारा के दिशा बता रहा है। चलिए, वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है वो है क्यूरी ताप। क्या है? क्यूरी ताप। एफई का जो क्यूरी ताप होता है 1043 के, एनआई के 627 के, सीओ के 1400 के होता है। क्या होता है? क्यूरी ताप होता है। क्या है? क्यूरी ताप होता है। चुंबक की असंख्य परमाणुओं के समूह को डोमेन कहा जाता है। चुंबक के जो है असंख्य परमाणुओं के समूह को डोमेन कहा जाता है। एक डोमेन में 18 से 1021 तक परमाणु होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों के तीव्र चुंबकत्व के कारण ही होता है डोमेन। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकीकृत हो जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे निकेल, लोहा, स्टील, कोबाल्ट, इस्पात आदि लौह चुंबकीय
पदार्थ है। ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे जस्ता, बिस्मथ, नमक, जल, तांबा इत्यादि। अब आइए इस चैप्टर से जुड़े प्रमुख MCQ देख लेते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड। आवेश Q1 और Q2 वाले दो कणों को एक दूसरे पर F बल लगाने के लिए एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है। यदि दूरी घटाकर 1/5 कर दी जाए तो उनके बीच का बल जो होगा क्या होगा। यानी हमारे पास जो D1 ले रहे थे उसे D/5 कर देते हैं तो F1 जो है वो क्या हो जाएगा, और पहले क्या था, F था, तो F1 क्या हो जाएगा। तो F1 बराबर जो है KQ1 Q2 बाई D1² होगा, ये फार्मूला है। लेकिन यहाँ पर जो है KQ1 जो है Q2 तो सेम ही रह जाएगा, लेकिन D1 के जगह पर D/5 कर दिया गया, तो स्क्वायर करेंगे तो D²/25 हो जाएगा। यानी 25 जो है वो क्या चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या है, ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा 25 × KQ1 Q2 बाई D²। यानी ये पूरे का जो है उसको हम F मानते हैं, क्योंकि ये F होगा सूरत में, तो 25F हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा पहला के D आ जाएगा 25F। तो उनके बीच का बल जो है वो 25F होगा। जब एक कूलम्ब आवेश 1 वोल्ट के विभवांतर के विरुद्ध गति करता है तो कितना कार्य होता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 1 जूल होता है। 1 कूलम्ब आवेश 1 वोल्ट के विभवांतर के विरुद्ध गति करता है तो कितना कार्य होता है 1 जूल। अगला प्रश्न है कि 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब होते हैं, क्या है, -19 कूलम्ब होते हैं। और यदि कुल n इलेक्ट्रॉन है तो कुल आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश Q बराबर N × E होता है। कुल आवेश Q बराबर दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, क्या, 1 कूलम्ब। तो Q बराबर Ne, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा Q/E, और Q के जगह पर क्या है 1 रखा हुआ है, दिया हुआ है, तो 1/1.6 × 10⁻−19 हो जाएगा। तो यही है 6.25 × 10⁻18। आंसर हमारा हो जाएगा C हो जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसी चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा C अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या, क्योंकि R बराबर फार्मूला होता है ρL/A। A जो है यही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है ये एरिया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह है क्योंकि। यदि किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो दुगना कर दिया जाए तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह है क्योंकि। आंसर जो हो जाएगा I बराबर V/R, यानी V बराबर जो है वो क्या होता है IR होता है, ये फार्मूला है। 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, डिवाइस में करंट कितना होगा, डिवाइस में करंट कितना होगा। तो फार्मूला जो होता है वो क्या होता है P बराबर IV होता है। P बराबर ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं I²R। अगर R के टर्म में लिखना तो I² हो जाएगा, V के टर्म में I हो जाएगा। तो P बराबर जो हो जाएगा क्या V²/R हो जाएगा, V²/R हो जाएगा। यानी हमारे पास 3 गो फार्मूला हो जाएगा। IV के फॉर्म में लिखना है तो IV/V होता है, IR के फॉर्म में तो I²R होता है, VR के फॉर्म में तो V²/R होगा। तब आइए यहाँ पर मान रख देते हैं। 30 वाट का रहा है तो 30 मान रख दिए हैं, और V बराबर क्या है 12 वोल्ट की बैटरी है, क्या है 12 वोल्ट की बैटरी है, और गुना ये I हो जाएगा। तो I बराबर जो हो जाएगा वो 30/12 हो जाएगा। तो 12 दूनी 24 और 6 और 0 तो 12×5 = 60, 2.5 एम्पियर हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो B हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। तो आंसर हो जाएगा 7वां के C प्रतिरोध। कौन चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है, तो वो करता है प्रतिरोध। अधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अर्धचालक। क्या है
अर्धचालक कहा जाता है। एक प्रतिरोध से धारा जो है I प्रवाहित होती है। एक स्रोत प्रतिरोधक के पार वोल्ट V का विभवांतर बनाए रखता है। समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा E बराबर क्या होगा। तब विद्युत शक्ति का जो फार्मूला होता है वो P बराबर होता है VI, या P बराबर लिख सकते हैं E बटा T। क्या है? E बटा T। तो VI बराबर ET कर सकते हैं। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। 1 और 2 को इक्वल है तो इक्वल कर देते हैं, क्योंकि PP हमारा इक्वल है। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से निकल के आ जाएगा E बराबर VIT। क्या है? VIT। आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, 9वां के जो है वो C हो जाएगा। यदि 4 10 ओम के प्रतिरोधक को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। 4 ओम के समानांतर क्रम में यानी पैरेलल, 1 ओम ये हुआ, 2 ये हुआ, 3 ये हुआ, 4 ये हुआ। ये चारों को जो है वो पैरेलल में जोड़ा गया है और इससे 1 ओम बनाया गया है। ये 10-10 ओम का है। क्या है? 10-10 ओम का है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10, 1/R बराबर 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। 10 यहाँ क्या ले लीजिएगा? LCM। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। यानी 1/R बराबर होगा 4/10, यानी 2 या 5, यानी R बराबर जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2.5 हो जाएगा। या हमें क्या मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा R बराबर कितना आ गया? 2.5, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन जो यहाँ पर दे रहा है 10 नंबर में वो दे रहा है B। क्या है? B दे रहा है 4 ओम। ये तभी हो सकता है जब प्रत्येक ओम जो है वो 16 ओम का होना चाहिए। तो 16 ओम के अगर 4 करेंगे समानांतर क्रम में तो 4 से ये भागा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? तो 4 आ जाएगा, तभी ये B होगा। लेकिन ऐसे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका 2.5 ओम होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किसी समानांतर परिपथ में यदि एक विद्युत उपकरण किसी दोष के कारण कार्य करना बंद कर देता है तो अन्य सभी उपकरण क्या होगा। अन्य सभी उपकरण जो है वो क्या होगा? समान रूप से काम करेगा, क्योंकि समानांतर सर्किट में प्रत्येक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़ा होता है कि प्रत्येक प्रतिरोध एक दूसरे से जो है वो स्वतंत्र होता है। 12 नंबर प्रश्न है कि श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधकता से गुजरने वाली विद्युत धारा होती है वो क्या होती है? समान होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सभी प्रतिरोधों में समान होती है, D हो जाएगा। अगला है 2 ओम के प्रतिरोध में 0.4 एम्पियर की धारा बनी रहती है तो 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होती है। तो यहाँ H बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है I² RT होता है। तो I जो है 0.4 है, उसको स्क्वायर कर देते हैं, R 2 है वो रख देते हैं, और T कह रहा 1 सेकंड तो 1 रख देते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा 0.32 क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा कौन सा? C हो जाएगा आंसर। 14 नंबर प्रश्न है कि 2 ओम के एक प्रतिरोध के बीच विभवांतर कितना होगा जब प्रत्येक सेकंड 200 जूल ऊष्मा जो है वो उत्पन्न होती है। तो यहाँ भी फार्मूला H बराबर I² RT लगाना है। क्या है? H बराबर I² RT। H बराबर जो है I के जगह पर V/R लिख सकते हैं, उसको स्क्वायर कर देते हैं इंटू R इंटू T, यानी V² क्या होगा? T, V² T बटा R हो जाएगा। तो मान रखते हैं V बराबर जो आ जाएगा वो कितना वोल्ट आएगा? तो H जो दिया हुआ है 200 जूल। क्या है? यहाँ पर तो H है, तो H जो दिया है 200 जूल दिया हुआ है। V दिया हुआ है कितना? तो V हमें निकालना है। T कह रहा है प्रत्येक सेकंड, यानी 1 दिया हुआ है, R दिया हुआ है 2 ओम, तो ये 2 हो जाएगा। तो हमारा जो ये निकल के आ जाएगा 200 जूल। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? ये V² है, 2 दूनी 400, यानी 400 बराबर V²। तो V बराबर जो हमारा हो जाएगा वो 20 वोल्ट हो जाएगा। कितना? 20 वोल्ट। आंसर जो हमारा 14 क्या आएगा? वो कितना आएगा? D आएगा। एक खाली स्थान निष्क्रिय 2 टर्मिनल वाली विद्युत घटक हैं जो विद्युत प्रतिरोध को एक परिपथ तत्व के रूप में कार्यान्वित करता है। आंसर हो जाएगा प्रतिरोध कहलाता है। 16 नंबर प्रश्न है कि मान लीजिए कि प्रतिरोध R के एक तार से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तब प्रतिरोधकता पर वोल्टेज 10 वोल्ट है। जब प्रतिरोधकता पर वोल्टेज 20 वोल्ट होता है तो इस तार से कितनी धारा प्रवाहित होगी। ये 16 नंबर प्रश्न करा है।
तो R बराबर जो हो जाएगा V बटा I, यानी 10/0.05 यानी 200। तो हमें क्या है, R निकल गया। विभवांतर को 20 वोल्ट जो है में बदल दिया गया है। क्या है, 20 वोल्ट में बदल दिया गया है। तो हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओम के नियम I बराबर क्या है, V बटा R का उपयोग करते हुए तार में करंट प्रवाहित होगा। I जो न्यू होगा वो कितना होगा, तो V न्यू कितना है 20 वोल्ट, R कितना है 200। तो आंसर हो जाएगा 0.1 एम्पियर। आंसर बी हो जाएगा। 16 के जो है वो बी होगा। 17 है, दो प्रतिरोध है, ए है जो 20 ओम के है, बी है 30 ओम के, समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यह संयोजन 3 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। बैटरी के माध्यम से धारा जो है होगी, क्या है, धारा जो होगी। तो यहाँ जो है 17 नंबर प्रश्न है कि पहले तो आर जो है वो नेट या इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, यानी 1/20 प्लस 1/30 बराबर ये हो जाएगा कितना, आर नेट या इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 12 ओम। क्या हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। तो ओम के नियम को उपयोग करके I बराबर V/R कर देना है। V जो है वो दिया हुआ है 3 वोल्ट, R जो है दिया हुआ है कितना, तो R दिया हुआ है 12, यानी हो जाएगा 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। डी जो है हमारा आंसर आ जाएगा 17 नंबर के। 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है, 18 नंबर कि दो प्रतिरोध जो है प्रत्येक 10 ओम के समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और यह संयोजन आगे 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 6 वोल्ट की बैटरी से श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। बैटरी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली शक्ति होगी। तो यहाँ पर जो कह रहा है 18 नंबर प्रश्न में कि पहले दो प्रतिरोध जो है वो समानांतर क्रम में है। तो ये हो जाएगा कितना, 10 × 10 बटा क्या हो जाएगा 10 + 10 यानी 100/20 यानी 5 ओम। क्या हो जाएगा, 5 ओम हो गया इक्विवेलेंट इसका। उसके बाद कह रहा है परिणामी अवरोधक श्रृंखला संयोजन में जुड़ा हुआ है कौन सा, एक 10 ओम के तीसरा प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ है। तो R इक्विवेलेंट बराबर अब कितना हो गया, R जो है न्यू वाला जो जोड़ा गया है +5 आया था, यानी 10 अब +5 बराबर कितना हो गया, 15 ओम हो गया। अब ओम के नियम I बराबर जो होता है V/R, यानी V है 6 ओम जो है 15 है 0.4 एम्पियर है। क्या है, 0.4 एम्पियर। अगर बैटरी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली शक्ति कितनी है, तो P बराबर जो होता है VI। V जो है वो कितना है 6 वोल्ट और I हमको निकल गया है 0.4, यानी 2.4 क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा, 2.4 वाट। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो 2-3 फार्मूला को ध्यान अच्छे से रखना होगा। अगर R जो है वो सीरीज में है तो R1 + R2 हो जाएगा और 1/R पैरेलल में है तो 1/R1 + 1/R2 हो जाएगा। फार्मूला V बराबर IR एगो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारे पास H बराबर होगा वो होगा I²RT। ये फार्मूला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि एक तांबे का तार AB 3 भागों AC CD और DB से बना है जिनका प्रतिरोध 2:3:4 के अनुपात में है। तार एक बैटरी से जुड़ा है। यदि V1 V2 और V3 क्रम से AC CD और DB पर विभवांतर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्रत्येक भाग में विभवांतर उसके प्रतिरोध के समानुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू R होता है। क्यों होता है कि V बराबर जो है वो IR होता है। मान लीजिए कि AC CD और DB में विभवांतर V1 V2 है तो इसलिए V1:V2:V3 बराबर हो जाएगा 2:3:4 अनुपात हो जाएगा। ये आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। 19 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर जो है वो डी आएगा। 20 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि 40 ओम प्रतिरोध के एक विद्युत बल्ब पर 10 ओम प्रतिरोध का एक चालक 10 वोल्ट की बैटरी के से श्रृंखला संयोजन में जुड़े हुए हैं, यानी जो है वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध जो है वो क्या होगा, तो बल्ब का प्रतिरोध जो है वो कितना है 40 ओम है और चालक का प्रतिरोध जो है वो कितना है 10 ओम। क्या है, चालक का जो है वो 10 ओम है। चूँकि बल्ब का चालक श्रृंखला संयोजन में जुड़े हुए हैं, किसी परिपथ के कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा। 40 + 10 कितना हो जाएगा 50 ओम हो जाएगा। आंसर यही पूछ रहा है, परिपथ का प्रतिरोध 50 ओम। 20 ओम प्रत्येक जो है के दो समान प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं।
यह संयोजन आगे 10 ओम प्रतिरोध से श्रृंखला क्रम में जुड़ा हुआ है। संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 20 ओम प्रत्येक के दो समान प्रतिरोध समानांतर क्रम में, यानी ये 20 ओम के, ये 20 ओम के जो है वो पैरेलल में जुड़ा हुआ है, और इससे एक जो जुड़ा हुआ है वो कितना का जुड़ा हुआ है? 10 ओम का। क्या है? 10 ओम का जुड़ा हुआ है। अभी कह रहा है कि संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10, आई फिर 10 हो जाएगा, यानी दोनों जुड़ जाएगा, 20 ओम के बराबर हो जाएगा। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हमारा आ जाएगा ए आ जाएगा। इसे क्योंकि ये ओम हो के ये 10 ओम आ गया, और ये जो है फिर से ये 10 ओम रह गया, तो ये दोनों हो गया कितना? 20 ओम। 22 का जो हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह का विरोध कम होता है? तो जो उच्च चालकता हो, यानी आंसर जो हमारा 23 का हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अच्छा जो है वो अचालक हो। किसमें धारा के प्रवाह का विरोध कम होगा? तो जिसमें अच्छा जो है वो चालक हो, सॉरी अच्छा यहाँ पर जो होगा वो चालक हो, यानी हो जाएगा सी हो जाएगा। 23 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि 2 कूलम का आवेश किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है। यदि 5 वोल्ट में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है तो किए गए कार्य की मात्रा जो है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कह रहा है कि विभवांतर V बराबर किया गया कार्य W बटा चार्ज Q होता है, और W जो है वो प्राप्त ऊर्जा जो है वो क्या हो जाएगा? यानी QV हो जाएगा, जहाँ Q चार्ज जो है Q कितना है? 2 कूलम। तो हम जानते हैं कि किया गया कार्य जो है वो W बराबर Q होगा, V फाइनल माइनस VI हो जाएगा। V जो फाइनल है अंतिम विभवांतर वो कितना है? 5 वोल्ट है, और V इनिशियल यानी प्रारंभिक विभवांतर जो है वो क्या है? 0 वोल्ट है। तथा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? W बराबर जो हो जाएगा 2 इंटू -5 माइनस 0 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 10 जो है वो जूल हो जाएगा। क्या होगा? 10 जूल। तो आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा। मनमोहन ने 2 ओमिक चालकों के लिए करंट के विरुद्ध जो है वो वोल्टेज प्लांट किया और पाया कि इन दोनों चालकों का ढलान क्रमशः 10 ओम और 50 ओम है। यदि एक 20 वोल्ट की बैटरी को इन दोनों ओमिक तारों में अलग अलग जोड़ी जाए तो इन दोनों तारों के विद्युत धारा प्रवाह का अनुपात जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर कह रहा है कि बी जो दिया हुआ है कितना है? 20 वोल्ट। क्या है? 20 वोल्ट। चालकों का ढलान क्रमशः कितना है? तो 10 बराबर जो है वो R1 है, 50 बराबर जो है वो R2 है। तो ओम के नियम I बराबर जो होगा वो V बटा R। तो I1 बराबर जो होगा 20 बटा 10 यानी 2 एम्पियर। इसी तरह I2 बराबर जो होगा 20 बटा 50 यानी 0.4 एम्पियर हो जाएगा। तो I1 अनुपात I2 बराबर जो आएगा 2 अनुपात 0.4, या इसे 5:1 लिख सकते हैं। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए 26वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि 10 ओम के प्रतिरोधकता में 1.5 एम्पियर की धारा बनाए रखी जाती है, तो 1 मिनट में जो है उस प्रतिरोधकता में नष्ट होने वाली ऊर्जा क्या होगा? तो R जो है यहाँ पर क्या है? 10 ओम। I बराबर जो है 1.5 एम्पियर है। T बराबर जो है वो 1 मिनट। क्या है? 1 मिनट में यानी 60 सेकेंड। H बराबर हो जाएगा I स्क्वायर, 1.5 के क्या हो जाएगा? स्क्वायर I स्क्वायर। R कितना है? 10 ओम, और T कितना है? 60। ये आ जाएगा 1350 जूल। क्या है? 1350 जूल। इसलिए 1 मिनट में प्रतिरोध में नष्ट होने वाली ऊर्जा है 1350 जूल होगा। आंसर जो हमारा होगा ए होगा। क्या है? ए हो जाएगा। यदि किसी चालक का प्रतिरोध उसके आरंभिक मान से आधा कर दिया जाए तो चालक में तापीय प्रभाव हो जाएगा, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 27 का कौन सा हो जाएगा? बी आधा हो जाएगा, क्योंकि नष्ट हुई जो है उष्मा बराबर प्रतिरोध के कारण उत्पन्न उष्मा, यानी H बराबर I स्क्वायर RT। यहाँ I और T स्थिरांक है इसलिए H प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। ये जो फार्मूला है H बराबर I स्क्वायर RT, यहाँ पर I या T को स्थिरांक करेंगे तो H प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। यदि किसी चालक का प्रतिरोध उसके आरंभिक मान से आधा कर दिया जाए तो चालक के तापन प्रभाव भी आधा हो जाएगा। 1100 वाट शक्ति का एक हीटिंग उपकरण जो है 220 वोल्ट लाइन वोल्टेज पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यदि किसी विशेष दिन लाइन वोल्टेज 110 वोल्ट तक गिर जाता है तो इसके माध्यम से विद्युत धारा और इसकी आउटपुट शक्ति जो है वो कितनी होगी? आउटपुट शक्ति जो है वो कितनी होगी?
तो जब लाइन वोल्टेज 110 वोल्ट तक गिर जाता है तो वोल्टेज में कमी की भरपाई के लिए उस मियो उपकरण के माध्यम से करंट बढ़ जाएगा। तो P बराबर होता है VI, तो I बराबर हो जाएगा P/V, यानी P कितना दिया हुआ है 1100 वाट, V 110, यानी ये हो जाएगा 10 एम्पियर। उपकरण की आउटपुट पावर कितना हो जाएगा 110 गुना 5 बराबर 550 वाट। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 28 नंबर का वो कितना हो जाएगा, तो 28 नंबर का हो जाएगा ए 10 एम्पियर और 500 जो है वो 50 वाट हो जाएगा। 10 एम्पियर 550 वाट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कहता है निम्नलिखित में किसकी प्रतिरोधकता जो है वो सबसे कम होती है, किसकी प्रतिरोधकता जो है वो सबसे कम होती है। तो सही जवाब जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा एबोनाइट के। क्या है, एबोनाइट के। लंबाई L और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A वाले एक तार का प्रतिरोध R1 बराबर 1.0 ओम है। समान सामग्री की एक तार जिसकी लंबाई 4L है और क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र 5A का है, तो प्रतिरोध R2 क्या होगा। R बराबर फार्मूला जो हम लोग जानते हैं वो ρL/, क्या होता है, A होता है। रो सामग्री की प्रतिरोधकता है, हम दूसरे तार का प्रतिरोध पा सकते हैं। चूँकि सामग्री समान है प्रतिरोधकता स्थिर रहती है, तो R2 बराबर जो हो जाएगा 1.0 इंटू 4L/5A हो जाएगा, यानी 4/5LA हो जाएगा। 4/5LA यानी 4/5 जो है L लिख सकते हैं, R1 लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा 0.8 ओम हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा, हो जाएगा 0.8 ओम। अगला प्रश्न है कि समान लंबाई और समान मोटाई के 3 तार A, B और C का प्रतिरोध क्रमशः 1, 0.5 और 0.25 ओम है। उनकी प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमें R1 अनुपात R2 अनुपात R3 निकालना होगा। R1 1 है, R2 1/2 है और ये जो है वो कितना है 1/4। जब इसे करेंगे तो ये होगा 4:2:1 हो जाएगा। तो R का फार्मूला होता है ρL/A होता है, ρL/A होता है। तो R1 जो है R प्रोपोर्शनल टू कितना है, रो है। तो ρ1 अनुपात ρ2 अनुपात जो है ρ3 बराबर होगा, क्या होगा 4:2:1 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या है, A हो जाएगा। दो तारों A और B पर विचार करें जिनकी मोटाई जो है वो क्या है, जिनकी मोटाई समान है लेकिन लंबाई क्रमशः L और 4L है। यदि A और B का प्रतिरोध क्रमशः R1 बराबर इतना, R2 बराबर इतना है, तो A की प्रतिरोधकता और B की प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा। R बराबर फार्मूला क्या है, ρL/A होता है। अब L1 बराबर L है, L2 बराबर 4L है, मोटाई जो है समान है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा क्या है, प्रतिरोधकता भी एक का दिया हुआ है, तो पहला निकालते 0.50 बराबर ρL/A हो जाएगा। दूसरा के जो है 2 बराबर हो जाएगा ρ2, ये ρ1 है और ये 4L/A है। क्या है, 4L/A है। जब इसे ρ1/ρ2 करते हैं तो ये हमारा जो हो जाएगा वो 1:1 आएगा। क्या है, 1:1 आएगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, A हो जाएगा। निम्नलिखित का सही उत्तर से मिलाएं, निम्नलिखित का सही उत्तर से मिलाते हैं। तो 33 नंबर जो प्रश्न होगा उसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ज। कार्ज का जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जूल। बैटरी क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। शक्ति क्या हो जाएगा, तो शक्ति हो जाएगा किलोवाट घंटा। और माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आंसर हो जाएगा 33 के A, 33 के जो है वो A हो जाएगा। 34 नंबर का मिलान करना है 1 वाट। 1 वाट बराबर जो हो जाएगा वो न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्या है, 34 का जो है वो 1 वाट बराबर न्यूटन मीटर हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा, 1000 वाट। 1 किलोवाट घंटा बराबर जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल। और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। आंसर जो है 34 के A हो जाएगा। चलिए, एक निश्चित घर ने 1 महीने के दौरान 320 यूनिट ऊर्जा की खपत की है। जूल में यह कितनी ऊर्जा हो जाएगी। तो 1 किलो वाट जो है, किलो वाट हावर बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। और ये कितना ऊर्जा खपत किया है, तो 320 किलो वाट। कितना, 320 किलो वाट। तो आंसर जो हो जाएगा 320 × 3.6 ×
6, तो आ जाएगा कितना 1.15 2 गुना 10 के पावर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9 जूल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 100 वाट का एक विद्युत लैंप प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है, 3 दिनों तक लैंप द्वारा कितनी ऊर्जा की खपत होगी? तो कह रहा है कि 100 वाट का, यानी 100 वाट का है विद्युत लैंप 5 घंटे, यानी 5 से गुना कर दीजिए कितने 3 दिनों तक, तो हो जाएगा 500 दिन 1500, यानी 1.5 यूनिट खपत होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 36 के जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो ए हो जाएगा। 36 का हो जाएगा ए हो जाएगा। कैसे हो गया? 1500 वाट होता है, अब बटा 1000 से भागा दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 1.5 यूनिट। 100 के प्रतिरोध में 5 मिनट तक 5 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर से हो जाएगा H बराबर आई स्क्वायर, आई है 5 के स्क्वायर, R जो है वो कितना है? तो वो है कितना हुआ? H जो है आई स्क्वायर आर टी, 5 हो जाएगा एम्पियर और टी 5 मिनट है तो 6×5 = 300 सेकेंड हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो 7.5 गुना 10 के पावर 4 जूल हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 37 का? तो 37 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 7.5 गुना 10 के पावर 4 जूल। किसी राज्य में बिजली की दर 5 रुपये प्रति यूनिट, मई के पूरे महीने में प्रतिदिन 10 घंटे तक 100 वाट पंखे को चलाने की लागत रुपया क्या होगा? तो 100 वाट का पंखा चल रहा है 10 घंटा प्रतिदिन, तो यानी हो गया 1000 से इसे भागा दे देंगे तो ये 1 यूनिट उत्पन्न हुआ। और 1 यूनिट कितना है? मई के पूरे महीने में, तो अब मई महीने जो है वो कितने दिनों के लगता है? तो ये हमारा जो लगता है 31 दिनों के, तो 31 दिनों का 1 यूनिट गुना 5 से करेंगे तो 5 और 5 दिया 15, यानी हो जाएगा 155 रुपया। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 38 के कितना हो जाएगा? 38 के आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा। कैसे आएगा? एक बार फिर से इसे समझ लीजिए। कह रहा है कि 10 घंटा उपयोग किया जाता है कितने वाट का? 100 वाट का, और मई महीने कितने दिनों का है? तो 31 दिनों का है। क्या है? 31 दिनों को। तो इससे क्या है, जितना हमारा आया उतना में 1000 से भागा दे देंगे तो यूनिट आ जाएगा। 3 शून्य से 3 शून्य, हमारा कितना हो गया? 31 यूनिट बिजली उठा, और 1 यूनिट का कीमत 5 रुपया, तो 31 यूनिट का कीमत कितना होगा? 31 गुना 5 यानी 155। आंसर हो जाएगा बी। विद्युत जनरेटर के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार कीजिए। इसका जो हो जाएगा कौन सा? तो प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली की संबंधित भुजाओं में विद्युत धारा अपनी दिशा उलट देती है। बिल्कुल जो है वो सही है। कॉइल्स में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग होता है, तो ये भी सही है, क्योंकि विद्युत जनरेटर में जो है वो दाहिना हाथ यूज होता है। क्या है? दाहिना हाथ जो है वो किस में होता है? विद्युत जनरेटर में। क्या है? जनरेटर में। अगर बायां हाथ की बात करें, बायां हाथ की बात करें तो ये किस में होता है? मोटर में होता है। क्या है? मोटर में। तो आंसर हो जाएगा ए और बी जो है वो दोनों सही है। ए और बी जो है वो दोनों सही है। विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत है, विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत है तो वह है एक कुंडली में ले जाने वाले चालक गैर समान चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। क्या है? अनुभव करता है। एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 40 के ए हो जाएगा। एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। क्या है? एसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे सिद्धांत पे कार्य करता है। अगर 42 नंबर प्रश्न की बात करें तो डीसी और एसी जनरेटर के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है? तो वो महत्वपूर्ण अंतर है कि उच्च वोल्टेज केवल एसी जनरेटर द्वारा ही उत्पन्न होता है। आंसर होगा बी। विद्युत मोटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा में, यानी मोटर में अगर बिजली देंगे तो ये घूमने लगेगा, तो ये है यांत्रिक ऊर्जा। बल्ब का तापन तत्व किसका बना होता है? तो ये जो बना होता है वो टंगस्टन के बना होता है, टंगस्टन का। एक विद्युत उपकरण जो जूल के तापन नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है वो क्या है? तो वो है पानी गर्म करने वाली रॉड है। इसमें किसी विद्युत के तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर विभवांतर भी के सीधे अनुपातिक होती है।
बशर्ते कि वह समान रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा वो है डी, तापमान। यदि 20 कूलाम्ब आवेश किसी परिपथ के एक बिंदु से 1 सेकेंड गुजरता है तो प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा? प्रवाहित धारा का मान जो हो जाएगा I बराबर होता है Q/T, यानी 20/1, यानी 20 एम्पियर। आंसर होगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसी धारावाही चालक पर बल की दिशा बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? और इसका जवाब हो जाएगा कौन सा? तो धारा की दिशा बदलना, केवल थर्ड हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल कब अधिकतम होता है? और इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबतः। स्थिर विद्युत धारा ले जाने वाली सोलेनॉइड यानी परिनालिका का उपयोग किस खाली स्थान प्रकार किया जा सकता है? सही जवाब है एक निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत से। तांबे के तारों की एक चौकोर आकार की कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है, फिर कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा प्रत्येक में एक बार बदलती है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कुंडल की क्रांति की आधा, कुंडल की कांति का आधा। चुंबक का वह भाग जहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है कहलाती है। और इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी ध्रुव। पूरब दिशा में धारा प्रवाहित करने वाले सीधे चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अनुदिश होती है, वो होती है दक्षिण में। क्या है? दक्षिण में। घरेलू संधारित्रों को लघु पतन अथवा अति भारण से बचने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो फ्यूज लगाते हैं हम लोग। आंसर हो जाएगा फ्यूज का उपयोग करते हैं। कूलम के नियम अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है वो क्या होता है? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। बिल्कुल। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सही है। निर्वात की परम वैद्युतशीलता E0 पर निर्भर करता है, यानी F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 R²। क्या होता है? ये फार्मूला होता है। आंसर हो जाएगा डी, संधारित्र कार्य करता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, AC एवं DC दोनों पर। परिपथ में विद्युत शक्ति को खाली स्थान के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा वोल्टता को धारा से गुना करके, वोल्टता के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके, धारा के वर्ग का प्रतिरोध से गुना करके, यानी ये सभी। किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा खाली स्थान होती है और ये होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में संचलन। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में संचलन। ये था चैप्टर नंबर 6। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।